अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद। आज हमारी वीडियो का मौजू है ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर। अक्टूबर का महीना बिलखुसूस और 19 अक्टूबर का दिन ख़ास तौर पे WHO की तरफ से ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक़ मनाया जाता है। और ये इस दिन का मकसद मनाने का मकसद लोगों में ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक़ आगाही पैदा करना है। आज हम जो है वो इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, इसका इंसिडेंस रेट क्या है, उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या है और इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, कैसे हम डायग्नोज करेंगे, फिर इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं और सबसे अहम और ज़रूरी बात जो है वो ये कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैंसर को देखते हैं कि हम कैंसर किसको कहते हैं। हमारे बॉडी में हर वक्त सेल की डिवीजन भी हो रही है और सेल डेथ भी हो रही है। ये एक बॉडी में बैलेंस चल रहा है सेल डेथ और सेल डिवीजन के दरमियान। जब ये हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ये डिसबैलेंस होता है या ये बैलेंस ख़राब होता है, सेल डिवाइड करते हैं लेकिन वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करते हैं, अब नॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, उसको हम कैंसर कहते हैं। और जब यही सेल आप फीमेल के ब्रेस्ट में अनकंट्रोल डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो हम उसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बुनियादी तौर पे दो इकसाम है, एक को हम बिनाइन कहते हैं, एक को मेलिग्नेंट कहते हैं। बिनाइन से मुराद ये है कि ऐसा जो ख़तरनाक नहीं है, जो कैंसर होगा तो वो जिस जगह पे बना है उसी जगह पे रहेगा, आगे जिस्म में फैलेगा नहीं, इसलिए हम उसको बिनाइन कहते हैं। जो दूसरा कैंसर है उसको हम मेलिग्नेंट कहते हैं। मेलिग्नेंट इसलिए कि वो ख़तरनाक है और वो हमारे जिस्म से बाकी जगहों पे भी फैल सकता है और उसी की वो स्टेजेस होती हैं कि ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिससे मतलब हम फर्दर बात जो है वो डायग्नोसिस में बात करेंगे। अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो जो आलमी इदारा से तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं, यानी 30% चांसेस हैं एक फ़ीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने के। वो फीमेल जिसकी एज 40+ है, 40 से ऊपर है। इस वक्त दुनिया के अंदर 2.26 तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख ख़वातीन जो है वो डायग्नोज होती हैं हर साल ब्रेस्ट कैंसर से, जिनमें से बदकिस्मती से तकरीबन हर साल 6,85,000 ख़वातीन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से लुक़मा अजल बनती हैं। ये कोई छोटी फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ी फिगर है और ये WHO का डाटा है 2021 का। अगर हम एशिया की बात करें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान एशिया में ब्रेस्ट कैंसर की रेशो में पहले नंबर पे है। इसके बाद इंडिया है, कोरिया है और जापान है। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्ट हो रही है। लेकिन ये नंबर आपको इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के स्टैटिक्स जो है वो इतने ज़्यादा है नहीं, हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास डाटा अवेलेबल था वो हमने आपको बता दिया। उसके बाद हम अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर से मुराद ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको प्री डिस्पोज करते हैं, यानी जो आपके चांस बढ़ा देते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। उनमें से सबसे पहला रिस्क फैक्टर फ़ीमेल होना है, यानी फ़ीमेल होना इटसेल्फ एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर बढ़ती उम्र है, एज के साथ ये है कि 40+ इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन 40 के बाद इसके चांस होने के बहुत ज़्यादा हैं। इवन के यंग फीमेल्स में भी इसको रिपोर्ट किया गया है और उनमें भी केसेस देखे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इंसिडेंस 40+ ख़वातीन में है। उसके बाद रेडिएशंस, वो चाहे एक्सरे की सूरत में हो या फिर आपके जो सिटी स्कैन है उसकी सूरत में हो, जितनी भी रेडिएशंस है वो सन की चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ही हों, ये भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इसलिए एक्सेसिव एक्सरे को अवॉइड किया जाए। उसके बाद यूज़ ऑफ प्लास्टिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो एक नेगेटिव चीज़ हमारे यहाँ राइज हुई और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ वो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हम हर चीज़ जो है वो प्लास्टिक की बॉटल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन कि आपका शॉपर भी जो है वो भी प्लास्टिक मटेरियल से बना है और ये इसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। कार्सिनोजेनिक उस चीज़ को कहते हैं जो बाद में कैंसर का सबब बन सकती है। उसके बाद अगर हम और बात करें रिस्क फैक्टर्स में तो उसमें डेंस ब्रेस्ट वो रिस्क फैक्टर्स हैं, ड्रग्स रिस्क फैक्टर्स हैं और एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री है। ऐसी ख़वातीन जिनकी फैमिली में ये रन कर रहा है, यानी उनके सिबलिंग्स में से, उनकी सिस्टर्स में से किसी को है,
उनकी मदर को है, उनकी खाला या खालाजाद कज़न्स को है, इसी तरह उनकी जो दादी है या फूफो हैं उनमें से किसी को हो तो ये फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपकी फैमिली में से किसी को है तो आपके चांसेस और बढ़ गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पैसिव स्मोकिंग से मुराद है कि फ़ीमेल खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रही, लेकिन कोई दूसरा इंसान, उसका खावंद या उसके घर में से कोई और स्मोकिंग कर रहा है और वो भी जो उसका स्मोक है, धुआं है, उसको इनहेल कर रही हैं। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा जो है इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहते हैं। ओबेसिटी इज़ आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर और अल्कोहल कंजप्शन। खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में अल्कोहल कंजप्शन ख़वातीन में बहुत कम है, लेकिन ये यूरोप में बहुत बड़ा मसला है और अल्कोहल भी एक रिस्क फैक्टर है। और अगर हम इसके काजेज़ की बात करें, यानी इसकी वजूहात क्या हैं, तो इसकी वजूहात को हम दो में तकसीम करेंगे। पहली वजह है जेनेटिक में, जैसे हमने आपको फैमिली हिस्ट्री बताई, जेनेटिक में हर इंसान के अंदर जीन्स मौजूद है कैंसर के, लेकिन कुछ लोगों को कैंसर होता है और कुछ को नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जीन्स के अंदर एक जीन्स है जिनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अगर वो ऑन्कोजीन्स को कोई स्टिमुलस आई और उसने ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर दिया तो वो आगे कैंसर सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। जिन लोगों में कैंसर नहीं होता, इसका मतलब है कि उनके ऑन्कोजीन्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं हुए, इस वजह से उनको कैंसर नहीं हुआ। यानी हर इंसान को कैंसर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है और कुछ को क्यों नहीं होता, उसके पीछे वजह ऑन्कोजीन्स हैं। अगर किसी के ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होंगे तो उसको कैंसर हो जाएगा। जैसे हमने आपको जितने रिस्क फैक्टर्स बताए, ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये एज अ स्टिमुलस काम करेंगे, ये ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करेंगे और आपको कैंसर हो सकता है। इसी तरह अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स पे काम करें और इनको कम कर दें, इनको अवॉइड करें, तो आप कैंसर से ही बच सकते हैं। दूसरे फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौल से। जैसे आपको प्लास्टिक का यूज़ बताया है हमने, ड्रग्स हैं, टोबैको है, ये सारे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो काज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद ये है कि अब ब्रेस्ट कैंसर को हम इन्वेस्टिगेट कैसे करें, इसके लिए क्या क्या टेस्ट मौजूद हैं, कौन से खून के टेस्ट करवाना ज़रूरी है, क्या इसके लिए कोई एक्सरे मौजूद है, ये सारी बातें आपको बताएंगे इन्वेस्टिगेशन में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में जो है वो अवेयरनेस फैलाई जा रही है वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये है कि ख़वातीन जब शावर लेने जाएं तो वो अपने जो ब्रेस्ट हैं उनका खुद मुआयना करें। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी और बहुत आसान काम है। ये आपको आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये इसके रिजल्ट्स बेहतरीन है। ये अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है, जिससे ट्रीटमेंट की सक्सेस बढ़ जाती है। और इसके लिए बेस्ट टाइम क्या है? जब आपके मेंसेस स्टॉप हों और उसके बाद आप शावर लेने जाएं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। उसके बाद है एक एक्सरे की टेक्निक है जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। मेमोग्राफी एक एक्सरे की टेक्निक है जिसमें फीमेल्स के ब्रेस्ट का जो है वो एक्सरे किया जाता है और उसमें भी डायग्नोज किया जाता है। बेसिकली मेमोग्राफी भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये मेमोग्राफी जो है ये 40 के बाद जो है ना करवानी चाहिए। जिनकी तो फैमिली हिस्ट्री है वो हर 2 साल बाद ज़रूर करवाएं, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है तो वो हर 5 साल बाद, अगर उनकी एज 40+ है तो वो ज़रूर मेमोग्राफी टेस्ट करवाएं। पाकिस्तान में तकरीबन इसकी प्राइस अगर आप एक ब्रेस्ट के लिए करवा रहे हैं तो 4000 है, और अगर आप बाईलेटरल करवा रहे हैं यानी दोनों ब्रेस्ट का करवा रहे हैं तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है। अगर आपको कोई गिल्टी महसूस हो रही है छाती के अंदर तो फिर हम उसका अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड पे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये जो गिल्टी है क्या ये कैंसर है या नहीं, क्योंकि हर एक गिल्टी जो है वो ज़रूरी नहीं कि कैंसर भी हो। उसके बाद जो है वो एक सिरिंज के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। सिरिंज लेके तो गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है, उसको FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, जिसके ज़रिए हम बायोप्सी लेते हैं और उसको लैब में भेजते हैं। उसके बाद MRI और CT स्कैन भी हैं। CT स्कैन बेसिकली हम स्टेजिंग के लिए कर रहे होते हैं कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये किस स्टेज पे है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 और 4 है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के में अर्ली डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस का ये फ़ायदा है कि इसका ट्रीटमेंट के सक्सेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जितना अर्ली डायग्नोज होगा उतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस में बात करें तो डायग्नोसिस काम करते हैं जब फीमेल ने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया और उसको कोई गिल्टी महसूस हुई या उसको कोई चेंजेस महसूस हुई, साइन और सिम्टम्स महसूस हुए,
अब साइन और सिम्टम्स में क्या क्या महसूस हो सकता है फीमेल को? कोई गिल्टी महसूस हो सकती है, जो ब्रेस्ट की स्किन है उसके अंदर कोई तब्दीली महसूस हो सकती है, जिस तरह माल्टे की जिल्द होती है, पॉडी ऑरेंज अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं, उस तरह की अगर जिल्द हो गई है, निप्पल रिट्रैक्शन हो गई है, यानी जो निप्पल है वो पीछे की तरफ धंस गई है, या जिल्द के अंदर कोई चेंज आ गई है, जिल्द सुर्ख हो गई है, कोई लंप है, वहाँ पे कोई स्वेलिंग है, कोई डिम्पलिंग है, पेन है निप्पल्स में, ये सारी साइन और सिम्टम्स हैं। अगर कोई भी फीमेल इन साइन और सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रही है तो उसको चाहिए कि वो किसी भी सर्जन से कंसल्ट करे। बेसिकली ये सर्जन की डोमेन है, ब्रेस्ट सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी है सर्जरी में। और अगर आप मेल से शाये हैं, वैसे तो डॉक्टर का कोई जिन्स नहीं होता और बीमारी का भी कोई जिन्स नहीं होता, किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी किसी भी वक्त हो सकती है, तो आप मेल डॉक्टर को भी चेक करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी आपको हेजिटेशन का मसला है तो आप पहले गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं, और गायनी अगर समझेगी तो वो आपको सर्जन के पास रेफ़र कर देंगी। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे जो ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पेशेंट एजुकेशन। जितना ज़्यादा हम इस पे फोकस करेंगे उतने ज़्यादा हम चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को पूरी दुनिया से इसके केसेस को कम कर सकें। पेशेंट एजुकेशन में वही चीज़ें हैं कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करें, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको कम करने की कोशिश करें, और उसके बाद आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को वंस इन अ मंथ, हर माह एक दफ़ा ज़रूर करें। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अर्ली डायग्नोसिस में, जल्द तशखीस में। उसके बाद अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया है कि ब्रेस्ट कैंसर है और उसकी कौन सी स्टेज है, वो सारी चीज़ें पता चल गई हैं, उसके बाद है सर्जरी का ऑप्शन। जो इसके लिए सर्जरी की जाती है उसको मैस्टेक्टमी कहते हैं। अब मैस्टेक्टमी की आगे कई टाइप्स हैं, जैसे पार्शियल मैस्टेक्टमी है, लंपेक्टमी है, कंप्लीट मैस्टेक्टमी है, और उसमें आगे मैस्टेक्टमी में और है, लंपेक्टमी भी है, ओपन है और ओपन भी है। और उसके बाद लंपेक्टमी में यह है कि पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला जाता, जिस एरिया में वो आपका लंप पड़ा है, जो गिल्टी पड़ी है, सिर्फ उसको निकाला जाता है। जो आपकी कंप्लीट मैस्टेक्टमी है इसमें यह है कि आपका पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है, और ये बाईलेटरल भी हो सकती है। अगर आपके दोनों ब्रेस्ट में है तो बाईलेटरल मैस्टेक्टमी भी हो सकती है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि मैस्टेक्टमी से ये है कि फ़ीमेल की जो एक अपीयरेंस है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, तो उसके लिए आजकल प्लास्टिक सर्जरी में एक प्रोसीजर मौजूद है जिसको मैस्टोपेक्सी कहते हैं। यानी ये टिश्यू एक्सपेंडर्स होते हैं जो आप, या आर्टिफिशियल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं जो फीमेल का जो है ना अपीयरेंस को भी ठीक कर देते हैं, यानी अपीयरेंस का भी वो मसला नहीं रहता। इसके बाद है प्रिवेंशन, जो हमारा मेन फोकस है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ये अर्ली डायग्नोसिस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, और अर्ली डायग्नोसिस जो है उसका ताल्लुक आपकी सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट के साथ है। जितना जल्द तशखीस होगी उतना कामयाब इलाज होगा। उसके बाद है आप रेडिएशन से जो है ना वो अपने आप को कम से कम एक्सपोज करें, एक्सरे बिला ज़रूरत ना करवाएं। रेडिएशन में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे घरों में ओवन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप कोशिश करें कि ओवन का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर आपको ओवन का इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है तो जब आपने उसके अंदर कोई बर्तन रख दिया है जिसमें जो चीज़ आप गर्म करना चाह रहे हैं, तो आप उसको ओवन को ऑन करने के बाद खुद ओवन के सामने खड़े ना हो, क्योंकि ओवन से रेडिएशंस निकल रही होती हैं और आप उनसे भी बचें। और रेडिएशंस जो है ये एक रिस्क फैक्टर हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, किसी भी कैंसर के लिए, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए। उसके बाद अगर आपकी एज 40+ है तो आप मेमोग्राफी टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो हर 2 साल बाद, और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो हर 5 साल के बाद अपना मेमोग्राफी टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसके बाद स्किन प्रोटेक्शन है, जो पूरी बॉडी की स्किन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो आपकी ब्रेस्ट की स्किन है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपका वेट बड़ा है, आप ओबीस हैं, तो आप अपना वेट कम करें, फिज़िकल एक्टिविटी से, न्यूट्रिशन से, जो भी जैसे भी हो, आप अपना वेट कम करेंगे तो फिर भी चांसेस कम हो जाएंगे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत रोल है, ये साइंसी तहकीक है, माहिरीन साइंस जो है ना वो इस बारे में बिल्कुल क्लियर है, उनकी तरफ से ये तहकीक है और ये साबितशुदा बात है कि ऐसी ख़वातीन जो नली पैरस हैं, यानी जिनकी कोई औलाद नहीं है, उनमें चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि जिन ख़वातीन की औलाद है ब्रेस्ट कैंसर होने के। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब किसी फीमेल के यहाँ प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
उसके बाद जो है वो कुछ सवाल हैं जो हम उनको एड्रेस करना चाहेंगे। बेसिकली ये मिथ हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इन मिथ्स को जो है ना वो फैक्ट से जो है वो आपको इससे मतलब फैक्ट्स बताए जाएं। मिथ्स तो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। जो उसका WHO का डाटा है उसके मुताबिक रिसेंटली अब मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह मेल में गायनिकोमेस्टिया एक कंडीशन है जो मेल में फीमेल टाइप के ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, उसको गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। और उसकी बुनियादी वजह हार्मोन्स हैं। अगर मेल के अंदर फीमेल वाले हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगी, जिसको गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। और गायनिकोमेस्टिया वाले पीपल मोर प्रोन है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके बाद कि क्या दम करवाने से कैंसर ठीक हो सकता है, ये अक्सर मरीज सवाल कर रहे होते हैं। दम से किसी को इनकार नहीं है। दम बेसिकली आपकी रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए होता है। आप दम ज़रूर करवाएं, लेकिन दम जो है वो इस बीमारी का इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज जो इंसानों ने दरियाफ्त किया है वो सर्जरी ही है, या जो भी, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, जो भी कैंसर का इलाज है वो करवाएं। इसके साथ आप अपने दिल की तसल्ली के लिए और रूहानी ताकत के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए दम करवाना चाहें तो उससे इनकार नहीं है। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है, लेकिन जो अल्लाह ताला का कलाम है वो लोगों की बुनियादी तौर पे हिदायत के लिए आया है। वो रूहानी बीमारियों की उसमें बेशक शिफा है, तो इसलिए आप दम भी करवाएं, लेकिन जो कैंसर का इलाज है आप वो ज़रूर करवाएं। उसके बाद कैंसर के सर्वाइवर्स, कैंसर का सक्सेस रेट कितना है, यानी ट्रीटमेंट के बाद सक्सेस रेट कितना है, ये डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज पे। अगर आपको मैलिग्नेंट कैंसर है तो उसकी 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 वो है जिसमें ये लोकलाइज्ड है, यानी जिस एरिया में था उसी एरिया में रहा। स्टेज 2 में ये है कि इसने उस एरिया के साथ वाले एरिया को इन्वॉल्व किया, यानी आस पास वाले एरिया को। स्टेज 3 है कि ये मेटास्टेसाइज किया, लेकिन या तो ऑपोजिट ब्रेस्ट में चला गया या उसी ब्रेस्ट के ज़्यादा एरिया को इन्वॉल्व कर लिया। स्टेज 4 में ये मेटास्टेसाइज कर सकता है आपके ब्रेन में, लंग्स में, बोन्स में। और अगर आप ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो जिन जिन एरियाज में ये मेटास्टेसाइज करेगा वहाँ पे ये अपनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा, अपनी पेचीदगियाँ पैदा करेगा। हो सकता है आपका वैसे तो ब्रेन ठीक हो, लेकिन मेटास्टेसिस की वजह से आपको ज़हनी मसाइल, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। लंग्स का कैंसर हो सकता है, हड्डियों का कैंसर हो सकता है। इसलिए आप इलाज ज़रूर करवाएं। अगर आपको इससे मतलब मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।